सीखा था और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिटेली पढ़ा था कि वो कैसे आता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब अपन ने क्या किया था, कल पढ़ा था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की क्या डेफिनेशन है? सो shear stress is directly proportional to shear stress is directly proportional to velocity gradient। ठीक है, तो ये क्या लिखा था अपन ने, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। तो इससे क्या लिखा था, टाउ म्यू डी यू बाई डी वाई। और ये क्या बताया था मैंने यहाँ पर, ये क्या होता है, टाउ हो गया शेयर स्ट्रेस, म्यू हो गया विस्कोसिटी, और डी यू बाई डी वाई क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो ये क्या है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कल, इसके बाद अपन ने विस्कोसिटी के बारे में जाना था, जैसे कि विस्कोसिटी का यूनिट। ठीक है, तो क्या विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, अपन ने कल पढ़ा था। विस्कोसिटी का यूनिट अपन ने कल पढ़ा था न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन ने उसका कन्वर्जन किया था किसमें, सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस यूनिट क्या था, डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसे अपन क्या कहते हैं, स्टोक्स। सो क्या था विस्कोसिटी का यूनिट, ये देखो पहले मैं अभी एसआई यूनिट में लिखता हूँ, एसआई में लिखता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, और इसका कन्वर्जन अपन ने किस में किया था, सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या आया था, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको इसका रिलेशन बताया था कि न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक कल पढ़ा था। इसके बाद अपन को आज जानना है कि विस्कोसिटी का विस्कोसिटी का बिहाइंड रीजन क्या होता है, विस्कोसिटी फोर्स क्यों अप्लाई करती है, या विस्कोसिटी में कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं जिसके वजह से कि विस्कोसिटी का इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, सो अनदर हेडिंग डालेंगे, रीजन बिहाइंड द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कोहेशन फोर्स एंड सेकंड वन इज अधेसिव फोर्सेस। हाँ, आपने बेसिकली 12th में पढ़ा भी होगा कि कोहेशन क्या होता है या अधेशन क्या होता है। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन में सेम लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाते हैं और उसकी वजह से लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर पाता। और अनदर क्या होता है, अधेसिव। अधेसिव मतलब क्या होता है कि लिक्विड जो है वो किसी सॉलिड सरफेस पर अपनी लेयर बनाता है या फिर उस पर बॉन्डिंग बनाता है, उसे क्या कहते हैं, अधेसिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है कोहेसिव फोर्सेस। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे अभी यहाँ पर। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बाउल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ये क्या है, बाउल है, इसमें या कोई कंटेनर है, इसमें वाटर है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है समझो इसमें। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में। तो इसकी वजह से क्या है ना, वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते रहते हैं, और जो अट्रैक्शन है ना, इसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। अगर बॉन्डिंग रहेगी तो क्या करेगा, आपस में फोर्सेस में अट्रैक्ट रहेगा और वो फ्लो करने नहीं देगा, इसीलिए फ्लो में रेजिस्टेंस आता है। और ये एक बिहाइंड रीज़न है कि क्यों फ्लो नहीं हो पाता। इसका अनदर रीज़न अपन देखते हैं। इसका सेकंड रीज़न क्या है, अधेसिव फोर्सेस।
ठीक है। अब adhesive फोर्सेस क्या होती है? adhesive फोर्सेस में आप देख सकते हैं, फिर से एक अपन पाइप फ्लो लेंगे adhesive फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? पाइप फ्लो। तो जैसे अपन यहाँ पर लिक्विड पास करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये लिक्विड की लेयर अपन देखेंगे, ये फर्स्ट लेयर है समझो। तो ये लिक्विड की लेयर और ये जो सरफेस है ना, इसमें बॉन्डिंग बनती है, इसे कहते हैं अधेशन, ठीक है ना। ये यहाँ पर बॉन्डिंग मेकिंग होती है यहाँ पर सरफेस के साथ, इसीलिए यहाँ पर अपने को क्या दिखने को मिलता है? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन मतलब जो वॉल होती है किसी भी पाइप की या सरफेस होता है, उस पर क्या होता है कि वेलोसिटी जो देखने को मिलती है वो जीरो देखने को मिलती है, सबसे नीचे वाले जो लेयर होती है उसकी। और वो एक बिहाइंड रीजन है अधेशन का। और इस फोर्स की वजह से भी लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, उसे रेजिस्टेंस महसूस होता है। तो ये विस्कोसिटी के बिहाइंड मेन दो रीजन्स हैं, ठीक है। इसके बाद अपने को पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो टेम्परेचर पर इफेक्ट है, इन केस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड दोनों के लिए डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देख सकते हैं इन द केस ऑफ लिक्विड, ओके। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे अपन लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature viscosity of liquid decreases, ठीक है। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। जैसे कि आप किसी भी केस में ले सकते हो, वाटर के केस में ले लेंगे, अगर कोल्ड वाटर लेते थे तो वो धीमे 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 फ्लो करेगा, क्योंकि उस पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा अपोज फ्लो को जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। वैसे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर की जो फ्लोइंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही किसी और एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, हानि के केस में, या कोई और एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि कैसे जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। इसके बिहाइंड भी क्या रीज़न है, इसके बिहाइंड भी सेम रीज़न है कि कोएसिव फोर्सेस। जैसे जैसे अब देखो, फिर से क्या कर दो, एक बाउल ले लो, ठीक है ना। फिर से ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि ये कोएशन फोर्सेस होते हैं, अप्लाई करते हैं अनदर इन मॉलिक्यूल्स में, बीच में ये, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, समझो ये टेम्परेचर T1 है और ये क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर फिर T2 को अपन ने हीट कर दिया, यानी समझो 30 डिग्री पर था और 40 डिग्री तक हीट कर दिया। तो ये क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होने लगती है ड्यू टू टेम्परेचर, और मॉलिक्यूल एक्साइट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फ्लो ईजी बनता जाता है। उसका रीज़न क्या है कि डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, on increasing temperature viscosity of liquid decreases because increase in temperature breaks the bonds between liquid molecules and flow becomes easy, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया।
अगर इन केसेस ऑफ गैस, तो सेकंड क्या है, गैस। तो गैस के केस में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the viscosity of gases increases। ठीक है, तो अभी लिक्विड अपन ने देखा था कि लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। लेकिन इन द केस ऑफ गैस आपने क्या देखा कि जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो इसके बिहाइंड क्या रीजन है पता है, जैसे कि आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन द 12th। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज द बिहाइंड रीजन टू इंक्रीज इन द विस्कोसिटी। ओके, तो काइनेटिक ऑफ विस्कोसिटी कैसे रीजन हो सकता है, तो फिर से अपन क्या करेंगे, फिर से एक कंटेनर ले लेंगे। ओके, एक कंटेनर ले लिया, गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है दूर 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 रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये समथिंग 30 डिग्री सेल्सियस पर एट कंडीशन T1 पर है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूल फिर से एक्साइटेड होते जाते हैं और फिर ये आपस में टकराने लगते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी और ड्यू टू एक्साइटेशन बाय टेकिंग एनर्जी। ये यहाँ पर ऐसे कोलाइड करते रहते हैं वॉल पर बीच में। तो इन इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, जो फ्लो है वो धीमा होता है या कम होता है। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से जो है वो विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो इसका रीजन अभी लिख लेते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द increase in the viscosity of gases. So on increasing temperature the viscosity of gases increases because the effect of kinetic theory of gases। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। और जो रिलेशन आता है ना विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में, वो होता है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और ये भी जो रिलेशन है ना, ये म्यू इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, वो भी लिया गया है कहाँ से, आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है ना, वो कहाँ से लिया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ऐसे लिखना था, रीडिंग गलत हो गई है, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि अब प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी पे। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है ना, तो प्रेशर का तो आप जैसे देख सकते हो, प्रेशर का टेम्परेचर इतना इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का इफेक्ट बहुत धीमे होता है। वेरी हाई प्रेशर पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और गैस के स्टेट में तो वो भी नहीं देखने को मिलता है आपको। जनरली जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है ना, वो सिर्फ लिक्विड पर ही गैस की वजह से बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आप मार्क करके लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रेशर हैव वेरी लो इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। ठीक है ना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड पर क्या होता है, लिक्विड पर जब अपन हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। सो ऑन इंक्रीजिंग
pressure, viscosity of liquid increases. क्या होता है, जो विस्कोसिटी है लिक्विड का वो प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है. ठीक है. और इसका भी जो बिहाइंड रीजन जो है ना वो कोहेशन फोर्सेस ही है बेसिकली. क्या अगर कोई फ्लो देखेंगे अपन, अगर ये देखो यहाँ पर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं. तो जब अपन इस पर हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स में से गैप कम हो जाएगा. इधर यहाँ पर इतना गैप दिख रहा है ना, ये इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना गैप है, तो वो गैप कम कम होने लगता है ये इस तरह से प्रेशर अप्लाई करने के बाद. यानी कोहेशन बढ़ता है. और कोहेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कोहेशन बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी भी कोहेशन इंक्रीज करने के साथ साथ विस्कोसिटी भी आपकी इंक्रीज करती है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं increases due to increase in cohesion by decreasing gaps between molecules of लिक्विड. ओके, सो हो गया लिक्विड के केस के बारे में. अब पढ़ेंगे गैस के बारे में. तो विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होता होगा गैस पर. गैस पर विस्कोसिटी का प्रेशर का एक निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो गैसेस की विस्कोसिटी में उतना कुछ चेंज दिखने को नहीं मिलता है. सो ये पॉइंट आप मार्क करके लिख लीजिएगा. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस is negligible. ठीक है. सो अपन ने कल पढ़ा था कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन. विस्कोसिटी क्या होता है, इट्स विस्कोसिटी फोर्स अप्लाइड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर मेजर्स रेजिस्टेंस अपोजिट टू फ्लूइड. उसके बाद अनदर एक एग्जांपल लिया. अनदर आपने क्या देखा कि विस्कोसिटी को किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो क्या था, म्यू इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय डी बाय डी वाई. बेसिकली विस्कोसिटी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है. तो उसके बाद ग्रेडियंट देखा कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल. उसके बाद विस्कोसिटी का क्या देखा आपने, यूनिट निकाला. यूनिट के बाद अपन ने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन केस ऑफ गैसेस. वैसे ही प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पर इन केसेस ऑफ लिक्विड एंड इन केसेस ऑफ गैसेड. ये विस्कोसिटी के बारे में अपन ने इतना पढ़ा. ठीक है ना. तो फिर अनदर टॉपिक आएगा विस्कोसिटी से रिलेटेड ही. तो वो क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. जो अपन ने कल पढ़ी थी ना वो थी डायनामिक विस्कोसिटी. तो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत काम आएगा आपके वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके, या इसे अपन बोल सकते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बोल सकते हैं. इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. ठीक है ना. इस मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की तरह आपको मास में देखने को मिल सकती है. मास में भी डिफ्यूजिविटी मिलेगी. आप हीट ट्रांसफर में जाएंगे तो वहाँ थर्मल डिफ्यूजिविटी मिलेगी और मास ट्रांसफर में मास डिफ्यूजिविटी. ठीक है ना, मास डिफ्यूजिविटी मिलेगी. तो क्या है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड के केस में क्या देखेंगे, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. ठीक है ना, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी.
डिफ्यूजिविटी, मास के केस में क्या देखेंगे, मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है ना, मास डिफ्यूजिविटी। और फिर उसके बाद किसके केस में, हीट के केस में, हीट ट्रांसफर के केस में, हीट ट्रांसफर के केस में अपन देखेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी। और ये तीनों जो है ना वो एक ही यूनिट शो करती है, ठीक है। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी शो करती है कि मोमेंटम कितना हो रहा है, मास डिफ्यूजिविटी आपको मास कितना डिफ्यूज हो रहा है ये शो करेगी। और जो थर्मल डिफ्यूजिविटी रहती है वो आपको कितनी एनर्जी की एनर्जी मिक्स हो रही है या डिफ्यूज हो रही है वो रिप्रेजेंट करती है। तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ये क्या है, रेशियो है इसका डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। तो बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं अपन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप पॉइंट मार्क करके लिख सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ डायनामिक viscosity टू द डेंसिटी, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये साइन जो है ना वो म्यू का है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, क्या है, ये रेशियो है कहाँ का, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। तो ये क्या है तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये म्यू, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये म्यू जो है। तो इस रिप्रेजेंटेशन की जगह म्यू लिख लेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था, ये यहाँ पर ये म्यू बताया था, और फिर डेंसिटी का रो। तो क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला है, काइनेमेटिक डेंसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन इसका यूनिट डिराइव करेंगे। जैसे अपन ने कल क्या यूनिट डिराइव किया था ना डायनामिक विस्कोसिटी का, वैसे ही इसका क्या करेंगे, यूनिट डिराइव करेंगे। तो फिर से लिखते हैं एक बार, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ठीक है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट अपन ने क्या पढ़ा था कल, न्यूटन पर मीटर सॉरी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अपन ने क्या कहाँ से डिराइव किया था कल, अपन ने शेयर फोर्स देखा कल कि कैसे मतलब परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है या किसी एरिया पर अप्लाई होता है परपेंडिकुलर सिस्टम में। तो अपन ने क्या लिया वहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या लिखा, बेसिकली जैसे आप जानते हो न्यूटन। फिर एरिया का क्या है, एरिया होता है मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद अपन ने क्या किया, नीचे उसका यूनिट इसी तरह से डिराइव किया, ठीक है ना, कि विस्कोसिटी का। और डी यू बाई डी वाई का भी यूनिट वहाँ पर लिखा मीटर पर सेकंड, फिर वाई का यूनिट मीटर लिखा, और उन सबको असेंबल करके क्या निकाला, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास या मोल अपॉन वॉल्यूम, मास भी लिख सकते हो, मास या हाँ मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम सिंपली। तो ये क्या होता है, केजी यहाँ का यूनिट, और यहाँ का यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, ठीक है। तो वही यूनिट यहाँ पर अपन रख देंगे। देखो जैसे कि डेंसिटी का यूनिट यहाँ पर लिखा अपन ने केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसे तो न्यूटन को भी अपन क्या, न्यूटन को किस यूनिट में लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है ना। ये बेसिक यूनिट्स है जो आपको सीपीसी में भी देखने को मिलेंगे, बेसिक सब कुछ वहाँ पर पढ़ा जाएगा। आप वैसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो मैं इसे अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि अपने पास यहाँ पर जगह नहीं है। तो अभी जो अपन ने यूनिट निकाला था वो यहाँ पर एन की जगह पर पुट कर देते हैं। क्या था वो यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एन की जगह यहाँ पर पुट कर दिया, सेकंड को सेकंड रहने दिया, और सेकंड के नीचे क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर कर दिया। फिर ये केजी को क्या कर दिया, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे रहने दिया, ठीक है ना। फिर ये क्या होगा, यहाँ से एक सेकंड जाएगा, यहाँ से मीटर मीटर जाएगा, तो फिर ठीक है ना, सेकंड सेकंड गया और क्या मीटर मीटर गया, तो यहाँ पर क्या बचा, केजी पर सेकंड इंटू 1/मीटर डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, केजी भी कैंसिल हो जाएगा ये, और फिर ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो नीचे सेकंड बचा हुआ ना यहाँ पर एक, तो ये सेकंड हो जाएगा। ये मीटर यहाँ से एक क्यूब जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो इसका यूनिट क्या आता है, बेसिकली मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। या असेंबलिंग करने के बाद या कैलकुलेशन के बाद इसका यूनिट अपने को मिलता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। सो ये जो यूनिट है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट अपन ने निकाला, ये यूनिट तीनों भी डिफ्यूजिविटी केस में ये सेम ही यूनिट आता है। मास डिफ्यूजिविटी हो या आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी हो या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, तीनों डिफ्यूजिविटी का यूनिट एक ही होता है, वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है। और ये इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो अपन आज यहाँ तक ही रुकेंगे, और कल के लेक्चर से फिर अपन स्टार्ट करेंगे कि फ्लूइड्स और उसकी टाइप, यानी बेसिकली रियोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। रियोलॉजी के बारे में अपन कल से जानेंगे। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, फिर जो पीछे का वो रिवाइज किया, और फिर क्या पढ़ा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो थैंक यू गाइज, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में।